हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस लेक्चर में। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्रैमर्स रूल जो है वो कैसे यूज़ किया जाता है, क्या होता है क्रैमर्स रूल, और साथ ही साथ गॉस जॉर्डन गॉस एलिमिनेशन मेथड हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। आज हम एनालिसिस ऑफ सोल्यूशन भी देखेंगे, मतलब कब कहेंगे कि यूनिक सोल्यूशन है, कब कहेंगे इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन है। लास्ट लेक्चर में आई थिंक वो कवर नहीं हो पाया था, तो आज के लेक्चर में वो टॉपिक भी कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या एग्जैक्टली टॉपिक हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये है कि भाई लास्ट लेक्चर में हमने आपको ये बता दिया था इक्लन फॉर्म का क्या मतलब है, रिड्यूस इक्लन फॉर्म का क्या मतलब है, गॉस एलिमिनेशन से क्या तात्पर्य है, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड से क्या तात्पर्य है। आज की क्लास में विल बी डूइंग क्रैमर्स रूल, एनालिसिस यूजिंग क्रैमर्स रूल एंड एनालिसिस ऑफ सॉल्यूशंस इन जनरल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन जो मैंने आपको गॉस एलिमिनेशन मेथड से कराया था, मैं आपको गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन से भी करा देता हूँ एक बार। ठीक है ना, दिस क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन। ठीक है ना, यूजिंग गॉस एलिमिनेशन, और मैं चाहता हूँ कि आप गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन यूज़ करो। ठीक है ना, टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। गॉस जॉर्डन से सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है इसका, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है पहला स्टेप यही है ना, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आप देखिए है 2 1। अच्छा, इसमें x1 नहीं है तो x1 का कोफिशिएंट 0 हो गया, x2 का 2 हो गया, x3 का 1 हो गया, इक्वल टू में -8 है तो यहाँ -8 हो गया। फिर x1 का 1 है, x2 का -2 है, x3 का -3 है, इक्वल टू 0 है। फिर x1 का -1 है, x2 का 1 है, x3 का 2 है, फिर इक्वल टू 3 है। ये हो गया अपने पास। ठीक है ना, ध्यान से देखना है, एंट्री सही उतारी हूँ। ठीक है, अब मैंने कहा था इसको नॉन जीरो बनाते हैं, तो आई विल फर्स्ट अप्लाई R1 इंटरचेंज विद R2। तो अपने पास यहाँ आ जाएगा 1 -2 -3 0, देन वी हैव 0 2 1 -8, देन वी हैव -1 1 2 3। तो दिस बिकम्स द लीडिंग एंट्री। नाउ इसके नीचे की सारी एंट्री ज़ीरो होनी चाहिए। ये ऑलरेडी ज़ीरो है तो हमको -1 को ज़ीरो करना है। तो -1 को ज़ीरो कैसे करेंगे, आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, यू हैव टू अप्लाई R3 गोज़ टू R3 प्लस R1। इसको इसमें जोड़ दो तो जीरो हो जाएगा। तो R3 गोज़ टू R3 प्लस R1 करेंगे आप, तो आपके पास आ जाएगा 1 -2 -3 0, देन यू विल हैव 0 2 1 -8 -1 -1 0 -1 -2 प्लस 1 is -1, then you have -3 plus 2 is -1, then you have 3। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना होता है, उसके बाद आपको इसको जीरो करना है। नाउ वन लीडिंग एंट्री इज दिस वन, अदर लीडिंग एंट्री इज दिस वन, नाउ यू हैव टू मेक दिस जीरो। तो इसको जीरो कैसे करेंगे, R3 यू सेंड इट टू 2 टाइम्स R3 प्लस R2। मतलब एक्चुअली मैंने दो ऑपरेशन एक साथ कंबाइन कर दिए कि पहले मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना था इसको, फिर उसमें ये रो जोड़नी थी, मैंने एक साथ दोनों कर दिए। ऐसा कर सकते हैं आप। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल बी रिड्यूस टू 1 -2 -3 0, देन यू हैव 0 2 1 -8, देन यू हैव 0 0, एंड -2 प्लस 1 इज व्हाट, -2 प्लस 1 इज -1, और 3 6 और -8, 6 -8 इज -2, है ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको इसको भी जीरो करना है। ये लीडिंग एंट्री हो गई, ये लीडिंग एंट्री हो गई, ये लीडिंग एंट्री हो गई। अब आपको क्या करना होता है, लीडिंग एंट्री की ऊपर की एंट्रीज भी जीरो करनी पड़ती हैं। तो यू हैव टू मेक दिस ऑल्सो जीरो, दिस जीरो, दिस जीरो। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अप्लाई कर रहे हैं, पहले इसको जीरो करने के लिए इसमें इसको जोड़ देते हैं। तो अप्लाई करो R2 गोज़ टू R2 प्लस R3। फिर इसको जीरो करने के लिए इसमें इसका 3 टाइम्स माइनस कर देते हैं।
तो R1 गोज़ टू R1 माइनस 3 टाइम्स R3, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 3 टाइम्स इसका, तो 0 ही रहेगा। तो 1 माइनस 0 इज 1, फिर माइनस 2 ही रहेगा, फिर माइनस 3 प्लस 3 दिस विल बिकम 0। फिर इसमें 2 टाइम जोड़ रहे हो ना, नहीं इसमें इसको जोड़ रहे हो। 0 प्लस 0 इज 0, 2 प्लस 0 इज 2, माइनस 1 प्लस 1 इज 0, एंड यू हैव 0 0 माइनस 1। यहाँ पे भी आएगा -2। अच्छा यहाँ पे भी तो आएगा। 0 में इसका 3 टाइम्स आप जोड़ रहे हो तो यहाँ 6 हो जाएगा, नहीं है ना। 0 में इसका 3 टाइम्स, -3 टाइम्स जोड़ रहे हो आप ना, ठीक है। और इसमें क्या कर रहे हो, -8 -2 इज -10, एंड यू हैव -2, ठीक है। नाउ यू हैव टू मेक दिस ऑल्सो 0, ये वाली एंट्री इसको भी 0 करना है। इसको 0 करने के लिए आप R1 में R2 जोड़ दो। सो R1 गोज़ टू R1 प्लस R2, और ये किस में रिड्यूस हो जाएगा। 1 प्लस 0 इज़ 1, -2 प्लस 2 इज़ 0, 0 प्लस 0 इज़ 0, 6 माइनस 10 इज़ -4, देन यू हैव हियर 0 2 0 -10, देन यू हैव 0 0 -1, देन यू हैव -2। अब क्या करना है आपको, अब आपको इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाना है ना। सो यू विल अप्लाई R2 गोज़ टू 1/2 R2, हाफ से मतलब 2 से डिवाइड कर दो इस पूरे को, और ऐसे ही -1 से अगर मल्टीप्लाई कर दो, R3 गोज़ टू -1 टाइम्स R3, तो क्या आएगा आपके पास, इट विल बी 1 0 0 -4, देन यू हैव 0 1 0 और -5, देन यू हैव 0 0 1 2, ठीक है। बस अब यहाँ से दोबारा से इक्वेशन लिख लो, तो यहाँ से आ जाएगा x1 इक्वल्स -4, x2 इक्वल्स -5 एंड x3 इक्वल्स 2, ठीक है ना। तो आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो, और ये हमने पहले भी सॉल्व किया, वहाँ से भी सोल्यूशन देख सकते हो। तो दिस इज हाउ गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड वर्क्स। नेक्स्ट है आपका एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशंस, है ना। कैसे पता करेंगे कि सोल्यूशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ना। तो दो तरीके से देखेंगे, एक तो हम रैंक का अप्रोच देखेंगे, और एक हम अप्रोच देखने जा रहे हैं इक्लन फॉर्म का अप्रोच। तो पहला जो है, इसमें 3 लॉज हैं, वो आपको यूज़ करने हैं। ये लॉ ये कहते हैं कि a system of equation has a solution if and only if no echelon form of augmented matrix has any row of the form 0 0 0 dot 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 0 and the rightmost entry non-zero। मतलब अगर आपको एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, उसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को इक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करो। इक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के दौरान कोई भी ऐसी इक्लन फॉर्म नहीं होनी चाहिए जिसमें ऐसी कोई रो मिल जाए, है ना। ये बात समझ में, ऐसी कोई रो मिल जाए, ठीक है। तो अगर नहीं मिल रही ऐसी कोई रो, तो फिर वो सोल्यूशन हो जाएगा, और अगर सोल्यूशन हो रहा है तो ऐसी कोई रो नहीं मिलेगी। जैसे मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखना चाहो, जैसे अगर मैं ऐसा बनाता, सपोज करो, इधर देखना, सपोज करो कि मेरे पास मान लो ऐसा कुछ होता, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रिड्यूस होकर ऐसा बन जाता 1 0 0 और 1 2 0 और 0 3 0 और 5 2 4। तो जैसे ही
इक्लन फॉर्म में कोई भी रो मिल गई 0 0 0 लास्ट में नॉन जीरो, हैज़ नो सोल्यूशन, है ना। इस केस में हैज़ नो सोल्यूशन। ऐसा अगर कुछ भी मिल गया तो हैज़ नो सोल्यूशन, ठीक है। नहीं मिलेगा तो सोल्यूशन मिलेगा। अब अगला पॉइंट, इफ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, मतलब लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे हैं हम, हैज़ अ सोल्यूशन एंड ईच column of coefficient matrix in echelon form of augmented matrix has a leading entry, then system has unique solution। मतलब क्या है इसका कि भाई पहली बात सोल्यूशन होना चाहिए, मतलब ऐसी कोई रो नहीं बननी चाहिए, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी बात, जब आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को इक्वलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करो तो हर एक कॉलम में लीडिंग एंट्री मिलनी चाहिए, है ना। हर कॉलम में लीडिंग एंट्री होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना। तीसरा, इफ अ सिस्टम of equation has solution, has a solution and each and at least one of columns of coefficient matrix in echelon form of augmented matrix does not have a leading entry, then system has infinitely many solutions। infinitely many solutions। मतलब पहली बात यह है कि सिस्टम के पास सोल्यूशन होना चाहिए। अगर सिस्टम के पास सोल्यूशन है ना, इफ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ सोल्यूशन and at least one of columns of coefficient matrix in echelon form of augmented matrix does not have a leading entry, then system has infinitely many solution, है ना। तो ऐसा कुछ अगर हो जाए, देखो अगर ऐसा कुछ होता 1 0 0 0 2 5 0 0 3 2 4 0 और 5 2 3 6 और 2 2 5 2, ऐसा कोई अगर होता तो यहाँ देखो हर एक कॉलम में लीडिंग एंट्री बन रही है और कोई भी रो 0 0 0 नॉन जीरो टाइप के नहीं है, तो दिस विल हैव यूनिक सोल्यूशन। ऐसे केस में क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। ऐसा केस अगर बन रहा है तो अब जैसे मान लो ये होता 1 0 0 0 2 3 0 0 और 0 5 2 0 और 3 5 2 1। अब यहाँ भले ही हर एक कॉलम में लीडिंग एंट्री बन रही है, यहाँ पे 1 लीडिंग एंट्री है, यहाँ पे 3 लीडिंग एंट्री है, यहाँ 2 लीडिंग एंट्री है, लेकिन एक रो मिल गई जो 0 0 0 लास्ट में नॉन जीरो है। ऐसी परिस्थिति में हैज़ नो सोल्यूशन, ठीक है ना। ऐसी परिस्थिति में हैज़ नो सोल्यूशन, तो ये इसमें हैज़ अ सोल्यूशन, ऐसे केस में यूनिक सोल्यूशन,
ऐसे केस में नो सोल्यूशन। और इन्फाइनाइट सोल्यूशन के केस में क्या होगा, जैसे मैं ऐसे बना दूँ 1 0 0, तो उसको ऐसे बना देता हूँ 1 0 0 5 2 3 5 2 0 एंड 3 2 0 और 2 2 0। अब ऐसे केस में क्या हुआ, ये लीडिंग एंट्री है, ये लीडिंग एंट्री है, बस इस कॉलम में कोई लीडिंग एंट्री नहीं बन रही है ना, और कोई भी रो भी नहीं है 0 0 लास्ट में नॉन जीरो वाली। ऐसे केस में इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। केस में क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। ठीक है, आई बात समझ में। जैसे इसको एक क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, जैसे ये दिया हुआ है इन्होंने, इन्वेस्टिगेट फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू डू द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस हैज नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। देखो, सबसे पहला काम तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखोगे सोल्यूशन के लिए। सबसे पहला काम यू हैव टू राइट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, है ना। क्या है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपका हो जाएगा 1 1 1 6, फिर 1 2 3 10, फिर आपके पास आएगा 1 2 लैम्डा म्यू। अब इसमें इक्विवेलेंट फॉर्म बनाने के लिए ये लीडिंग एंट्री हो गई, नीचे वाली एंट्री को जीरो करना पड़ेगा, तो यू हैव टू अप्लाई करते हैं। क्या ऑपरेशन अप्लाई करोगे इन दोनों को जीरो करने के लिए, विल अप्लाई R2 गोज टू R2 माइनस R1 एंड R3 गोज टू R3 माइनस R1, है ना। ये ऑपरेशन अप्लाई करो तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी 1 1 1 6, 1 minus 1 is 0, 2 minus 1 is 1, 3 minus 1 is 2, 10 minus 6 is 4. Then 1 minus 1 is 0, 2 minus 1 is 1, lambda minus 1, and then you have mu minus 6. ठीक, अब क्या करोगे, अब ये लीडिंग एंट्री बन गई, ये लीडिंग एंट्री बन गई, नाउ यू हैव टू मेक दिस 0। So now you can apply R3 goes to R3 minus R2। तो ये अप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, ये मैट्रिक्स 1 1 1 6, you have 0 1 2 4, and you have 0 0 lambda minus 3 and mu minus 10। अब बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन कब होता है, जब इक्विवेलेंट फॉर्म में एक रो ऐसी मिल जाए 0 0 0 लास्ट में नॉन जीरो, है ना। अब यहाँ पे देखो, ये तो नहीं हो सकती 0 0 0 लास्ट में नॉन जीरो, ये भी नहीं हो सकती। यहाँ 0 है 0 है, यहाँ अगर 0 हो जाए और ये नॉन जीरो हो जाए तो बन गया वो केस। तो फॉर नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, है ना, लैम्डा माइनस 3 क्या होना चाहिए 0, और म्यू माइनस 10 क्या होना चाहिए नॉन जीरो। तो मतलब लैम्डा की वैल्यू होनी चाहिए 3 और म्यू की वैल्यू होनी चाहिए नॉट इक्वल टू 10। दूसरा, यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन के लिए होता है कि भाई हर एक कॉलम में लीडिंग एंट्री हो और कोई भी रो 0 0 लास्ट में नॉन जीरो ना हो। अब हर कॉलम में लीडिंग एंट्री बनानी है, ये वाली तो ऑलरेडी आपकी लीडिंग एंट्री है, ये भी लीडिंग एंट्री है, मतलब इसको भी लीडिंग एंट्री बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए लीडिंग एंट्री बनने के लिए क्या शर्त होती है, वो नॉन जीरो होनी चाहिए। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए लैम्डा माइनस 3 क्या होना चाहिए नॉन जीरो, इसका मतलब लैम्डा 3 नहीं होना चाहिए, है ना। और म्यू के ऊपर कोई कंडीशन नहीं आ रही है, बस मुझे तो इन तीनों को क्या बनाना था, तीनों कॉलम्स में लीडिंग एंट्री बनानी थी, जो कि बन जाएगी अगर लैम्डा 3 ना हो। म्यू कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो म्यू कुछ भी हो, लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 एंड म्यू कैन बी एनी रियल नंबर। लास्ट में है अपने पास इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस कब होता है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, एक कम से कम आपका ऐसा कॉलम मिलना चाहिए जिसमें कोई लीडिंग एंट्री ना हो।
अब यहाँ पे वो कौन सा कॉलम हो सकता है इसमें कोई लीडिंग एंट्री ना हो? इसमें हो चुकी है, इसमें हो चुकी है, तो यही थर्ड वाला हो सकता है। और कब इसमें कोई भी लीडिंग एंट्री नहीं होगी? जब लैम्डा माइनस थ्री जीरो हो जाए, है ना? तो लैम्डा माइनस थ्री जीरो होना चाहिए पहली बात तो, मतलब लैम्डा क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। और दूसरी बात म्यू माइनस 10, म्यू माइनस 10 क्या होना चाहिए? जीरो वो भी होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो 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 और ये नॉन जीरो हो गया तो नो सोल्यूशन हो जाएगा। इन्फिनाइट सोल्यूशन नहीं, क्या हो जाएगा? नो सोल्यूशन। तो हमको तो इन्फिनाइटली मनी सोल्यूशन चाहिए, तो हमको बनाना पड़ेगा जीरो जीरो जीरो, और इसको भी क्या बनाना पड़ेगा? जीरो। ठीक है ना? तो म्यू माइनस 10 भी जीरो होना चाहिए, इसका मतलब म्यू इक्वल टू 10 होना चाहिए। तो इन्फिनाइट सोल्यूशन के लिए लैम्डा 3 म्यू 10 होना चाहिए, नो सोल्यूशन के लिए लैम्डा 3 म्यू नॉट इक्वल टू 10 होना चाहिए, और यूनिक सोल्यूशन के लिए लैम्डा 3 नहीं होना चाहिए, म्यू चाहे जो हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? सो दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन, यू कैन से कि कब यूनिक सोल्यूशन है, कब नो सोल्यूशन है, ये सारी बातें कर सकते हैं। कब सोल्यूशन है इनफैक्ट वो भी बात कर सकते हैं। देर इज समथिंग विच इज नोन एज एनालिसिस ऑफ सोल्यूशन यूजिंग रैंक। एनालिसिस ऑफ सोल्यूशन यूजिंग रैंक, इसमें क्या होता है? देखो, आपको एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन होगा। सपोज यू आर गिवन विद सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी। नाउ यू हैव टू कंसिडर केसेस। वन ऑफ द केसेस कैन बी मे बी कि, ये बता रहा हूँ क्या, एक केस ये पॉसिबल है कि रैंक ए का और रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का सेम हो। मतलब वन ऑफ द केसेस दैट कैन बी देयर इज रैंक ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। और एक केस हो सकता है कि रैंक ए का रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बराबर ना हो। तो रैंक ए है ना, रैंक ए नॉट इक्वल टू रैंक ए बी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक के बराबर नहीं है। ठीक है? तो ऐसे केस में क्या क्या संभावना है और आगे बढ़ेंगी। ये कह रहे हैं कि अगर रैंक ए बराबर रैंक ऑफ ए बी हो जाए, देन सिस्टम विल हैव डेफिनेटली अ सोल्यूशन। सिस्टम हैज अ सोल्यूशन। सिस्टम हैज अ सिस्टम हैज अ सोल्यूशन, अगर ऐसा हो गया तो। ठीक है? और अगर ऐसा हो गया तो, अगर रैंक ए नॉट इक्वल टू रैंक ए बी हो गया तो याद रखना सिस्टम हैज नो सोल्यूशन। है ना? सिस्टम हैज नो सोल्यूशन। अब सिस्टम हैज अ सोल्यूशन में भी आपको दो केस देखने पड़ेंगे। क्या क्या केस? एक केस जब आपका रैंक ए का बराबर नंबर ऑफ वेरिएबल हो जाए, और एक वो केस जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर ना हो। तो यहाँ पे यू हैव टू सी दीज टू केसेस। क्या क्या केसेस हैं? एक केस ये हो सकता है कि रैंक ए का जो है, रैंक ए इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ऐसे केस में होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे केस में क्या होता है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। है ना? और अगर रैंक बराबर हो जाए नंबर ऑफ वेरिएबल के, तो
इफ रैंक इक्वल्स नंबर ऑफ वेरिएबल, उस केस में रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। इस केस में यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये है एक एनालिसिस ऑफ सॉल्यूशंस यूजिंग रैंक। ए एक्स इक्वल टू बी मैट्रिक्स गिवन है, अगर रैंक ए का रैंक ए बी के बराबर हो गया तो सोल्यूशन होगा, बराबर नहीं हुआ तो सोल्यूशन नहीं होगा। अब अगर सोल्यूशन है तो अगर रैंक ए नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर हो गया तो यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, लेकिन अगर रैंक ए लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल हो गया तो इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन मिलेंगे। कोई पूछ सकता है कि अगर रैंक ए बड़ा हो गया नंबर ऑफ वेरिएबल से, तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि रैंक जो है मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम दोनों से लेस आर इक्वल टू होती है। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो होते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स में, वही नंबर ऑफ कॉलम्स बन जाते हैं, तो उससे अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप चाहो तो इस एनालिसिस को यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपने लिखा है, अगर आप लैम्डा को 3 ले लो तो ये 0 हो गया, इसका मतलब इसकी रैंक हो गई 2। नहीं, ये 0 होते ही, क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 नॉन जीरो माइनर है, तो इसकी रैंक हो गई 2। रैंक भाई देख लेना, जो लेक्चर सबसे पहला है ना, उसमें मैंने बताया है। अगर लैम्डा 3 हो जाए तो ये 0 हो गया, तो रैंक पूरी मैट्रिक्स ए की वो हो जाएगी 2। और अगर म्यू जो है, आ गया, म्यू अगर 10 नहीं है, तो जो आपकी पूरी मैट्रिक्स ए बी है उसकी रैंक इस कॉलम और इस कॉलम की वजह से आ जाएगी 3। तो रैंक ए बी रैंक ए के बराबर नहीं आएगी अगर लैम्डा 3 हो जाए और म्यू 10 ना हो, तो मतलब हैज़ नो सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होगा, अगर लैम्डा 3 ना हो और म्यू कुछ भी हो, लैम्डा 3 ना हो, तो इसकी मैट्रिक्स की रैंक, इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 3, है ना, क्योंकि इस पूरी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो जाएगी अगर लैम्डा -3 नॉन जीरो हो जाए। तो इसकी रैंक अगर 3 हो गई तो पूरे मैट्रिक्स की रैंक भी 3 ही होगी, क्योंकि 4 हो नहीं सकती, क्योंकि इसमें 4 रोज ही नहीं है। ठीक है ना, ठीक है, तो रैंक पूरी मैट्रिक्स की भी 3 हो जाएगी अगर लैम्डा 3 ना हो। म्यू के ऊपर डिपेंडेंसी है ही नहीं, चाहे जो हो, बस लैम्डा 3 ना हो, पूरी मैट्रिक्स की रैंक भी 3 आएगी और इस वाली मैट्रिक्स की रैंक भी 3 आएगी। ठीक है, क्या हो गया यार, ठीक, हाँ। और इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन के लिए अगर लैम्डा -3 0 हो जाए और म्यू -10 भी 0 हो जाए, ठीक है, तो रैंक जो है ए की नंबर ऑफ वेरिएबल से कम हो जाएगी, क्योंकि अगर लैम्डा -3 0 हो गया तो रैंक इसकी 2 हो जाएगी, है ना। और अगर म्यू -10 भी 0 हो गया तो इस पूरे की रैंक भी फिर 2 ही होगी, क्योंकि 3 हो नहीं सकती, क्योंकि ये पूरी रो ही 0 हो जाएगी अगर ये दोनों 0 हो गए तो रैंक इसकी और रैंक पूरे की भी 2 आएगी, जो कि नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है, इसलिए इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन होंगे अगर आपका लैम्डा -3 जो है वो 0 हो जाए और म्यू -10 भी 0 हो जाए तो यहाँ से भी आप वो एनालिसिस कर सकते थे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग विच इज क्रैमर्स रूल। ठीक है, क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल में क्या करते हैं, आपको एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन होता है, उसका सोल्यूशन निकालते हैं, बट शर्त एक है, क्रैमर रूल में जितनी इक्वेशंस होनी चाहिए उतने ही आपके पास वेरिएबल होनी चाहिए, कम ज़्यादा में वो काम नहीं करता है ना। तो क्रैमर्स रूल में क्या होना चाहिए, आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ वेरिएबल बराबर होने चाहिए। मतलब अगर मैं ऐसे लिखूँ a11x1 प्लस a12x2 एंड सो ऑन a1n xn बराबर b1, फिर दूसरी इक्वेशन मान लो मैं लिखता हूँ a21x1 प्लस a22x2 एंड सो ऑन a2n xn बराबर b2 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहे, लास्ट में an1x1 प्लस an2x2 प्लस सो ऑन an xn बराबर bn। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना। इसको सॉल्व करने के लिए जो टर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हम एक डेल्टा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डेल्टा 1, डेल्टा
डेल्टा क्या होता है? डेल्टा होता है डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स मतलब A11 A21 डॉट 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 AN1, ऐसे ही A12 A22 डॉट 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 AN2, है ना, एंड सो ऑन सो ऑन, A1n A2n डॉट 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 A, ये होता है A डेल्टा, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। फिर हम बनाते हैं डेल्टा वन। डेल्टा वन होता है डिटर्मिनेंट ऑफ, इस मैट्रिक्स में पहले कॉलम को B1 B2 Bn से रिप्लेस कर दो, मतलब पहला कॉलम कर दो B1 B2 Bn, बाकी सब सेम रहने दो, A12 A22 एंड सो ऑन AN2, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब सेम, A1n A2n डॉट 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 ANn। क्या किया आपने? बस फर्स्ट कॉलम को किससे रिप्लेस कर दिया? B1 B2 Bn से। ऐसे डेल्टा टू गेस करो क्या होगा? डेल्टा टू होगा आपका डिटर्मिनेंट जिसमें आप सेकेंड कॉलम को B1 B2 Bn से रिप्लेस करेंगे, मतलब पहले कॉलम में कोई चेंज नहीं, A11 A21 डॉट 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 AN1, सेकेंड कॉलम की जगह पे आ जाएगा B1 B2 डॉट 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 Bn। उसके बाद के कॉलम में भी कोई फर्क नहीं है, मतलब अगला कॉलम होगा A13 A23 डॉट 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 AN3 एंड सो ऑन, लास्ट में भी कोई फर्क नहीं है, A1n A2n एंड सो ऑन AN एंड सो ऑन। इन जनरल बेसिकली आप क्या कर रहे हो? आपने एक तो डिफाइन किया डेल्टा, व्हाट वाज डेल्टा? डेल्टा इज डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ऐसे और डिफाइन करेंगे हम, डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री अप टू डेल्टा एन तक, है ना। तो आपका डेल्टा क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स। डेल्टा इज डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स। और डेल्टा वन क्या है, या डेल्टा आई इन जनरल अगर मैं डिफाइन करूं, इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स obtained from coefficient matrix, obtained from coefficient matrix by replacing ith column of coefficient matrix with the column B1 B2 Bm, B1 B2 डॉट 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 Bn, ठीक है ना। और ये हमने डिफाइन किया है फॉर एवरी आई रनिंग फ्रॉम 1 टू अप टू n। जो सोल्यूशन होता है, तो अगर डेल्टा जीरो नहीं है तब की बात की जा रही है, अगर डेल्टा जीरो नहीं है देन द सॉल्यूशंस आर, जो आपका x1 होता है वो होता है डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, जो आपका x2 होता है वो होता है डेल्टा टू अपॉन डेल्टा, एंड सो ऑन, जो आपका xn होता है वो होता है डेल्टा n अपॉन डेल्टा। क्या मतलब हुआ इसका? कि भाई आप पहले डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा n ऐसे निकाल लो, उसके बाद पहले ये चेक करो डेल्टा नॉन जीरो है कि नहीं। डेल्टा अगर नॉन जीरो है तो डायरेक्टली अपने पास सोल्यूशन आ जाएगा, x1 बराबर डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, x2 बराबर डेल्टा टू अपॉन डेल्टा एंड सो ऑन, ठीक है ना। याद ये रखना है कि डेल्टा आइज कैसे डिफाइंड है। तो डेल्टा वन कैसे डिफाइंड है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स का पहला कॉलम को B1 B2 Bn वाले कॉलम से रिप्लेस कर देना है। डेल्टा टू कैसे डिफाइंड है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम को रिप्लेस कर देना है B1 B2 Bn से, और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेना है एंड सो ऑन, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए सॉल्व द इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर्स रूल। रोल नहीं है भैया, रूल है, रोल लिख रहे हैं क्या यार।
ठीक है, तो देखना इधर सोल्यूशन। अब इसमें क्या है कि आप पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखो ए। कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी 3 1 2, उसके बाद 2 -3 -1, उसके बाद 1 2 1, उसके बाद बी वाला कॉलम लिखो। बी कॉलम कौन सा है, इक्वल टू में जो है 3 -3 4। अब आपको डेल्टा निकालना है। डेल्टा क्या है, डेल्टा है इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालो। इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 3 2 1 1 -3 2 2 -1 1। निकाल लोगे ना डिटर्मिनेंट। शॉर्ट ट्रिक भी है वो, है ना। लास्ट पहले के दो कॉलम्स को रिपीट कर देते हैं, है ना, उसके बाद डायगनली मल्टीप्लाई कर लो। वो तरीका भी है, इफ़ यू नो दैट, है ना। और दूसरा तरीका है वो सिंपल फंडा है भाई, 3 × -3 × 1 हो गया -3, और ये हो जाएगा +2, फिर -1 × ये गया 2, और +1, फिर 2 × ये गया 4 + 3। तो देख लो कितना आ रहा है ये, -3 -3 और +14। तो कितना आ गया, 8। ठीक है, ये डेल्टा आ गया। फिर आपका डेल्टा वन क्या था, डेल्टा वन था कि जो मैट्रिक्स ए है उसके पहले कॉलम को बस उससे रिप्लेस कर दो, बी से। तो जो आपका डेल्टा वन होगा वो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ विच मैट्रिक्स, 3 -3 4, देन यू हैव 1 -3 2 2 -1 1। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी 3 × -3 और +2 -1 × -3 + 4 और +2 × -6 +12। नहीं, कैलकुलेशन ज़रा ध्यान से करना। ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +12। तो 12 -4 8। ठीक है, कोई बात नहीं। डेल्टा वन आ गया 8। व्हाट अबाउट डेल्टा टू, डेल्टा टू विल बी द डिटर्मिनेंट ऑफ, इसका सेकेंड कॉलम को रिप्लेस करो 3 -3 4 से। तो पहले कॉलम को नहीं टच करना है, सेकेंड कॉलम की जगह पे आ जाएगा 3 -3 4। थर्ड कॉलम में भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ये हो जाएगा 3 × -3 + 4 -3 × 2 + 1। प्लीज़ कैलकुलेशन ध्यान से करना। अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो रही है तो आप लोग सुधार लेना, क्योंकि मुझे यहाँ वहाँ से ज़्यादा दिखता है पढ़ने वाले को। ठीक है, ये गया 4 और +3, है ना, 7। तो जाएगा 3 -6, नहीं -9 और +14। 17 में से 9 गया 8। 1 1 1 आ रहा है क्या, नहीं 1 1 1 तो नहीं आ रहा। ठीक है, सब 8 8 ही आ जा रहे हैं, पता नहीं क्या गड़बड़ हो रहा है। व्हाट अबाउट डेल्टा 3, हो सकता है आ रहे हूँ। तो जो लास्ट वाला कॉलम है बस उसको रिप्लेस करना है। तो 3 2 1 1 -3 2, लास्ट वाले कॉलम दिए पे आ जाएगा 3 -3 4। इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 3 × ना -12 +6 -1 × 8 + 3 और
3 इंटू 4 प्लस 3 कितना आ रहा है ये? 3 इंटू -12 प्लस 6 इज -6 मतलब -18 और -11 और प्लस 21 नहीं तो 21 -11 हो गया 10, ये हो गया -8। तो आंसर आपका क्या आ रहा है? 1 1 -1 3 4 -2 x1 1 आ गया, y1 1 आ गया और -1 आ गया। ये तो ऐसा तो नहीं हो रहा भाई। x1 1 है क्या? 8/8 1 आएगा, ठीक है। 3 y1 भी ऐसे तो 1 आ जाएगा, 3 + 1 4 और -2, यहाँ 2 आना चाहिए, वहाँ 3 है, इसका मतलब कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, ठीक है ना। या तो मैट्रिक्स उतारने में कुछ गड़बड़ हुई है या तो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है जो आपको दिख भी रहा होगा। मैंने एक साथ इतनी सारी चीज़ें लिखी ना, तो मुझे हो सकता है ना भी दिखे। 3 इंटू -3 + 2 यहाँ तक ठीक है, -1 इंटू 2 + 1 ये भी ठीक है, +2 इंटू 4 + 3 ये भी ठीक है। तो -3 -3 और +14, तो ये तो 8 आएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट कॉलम की जगह पे तो हो गया काम, सेकंड कॉलम की जगह पे रखना है। अच्छा, फर्स्ट कॉलम की जगह पे रखना है 3 -3 4, ठीक है। 1 -3 2 और 2 -1 1 पे कोई दिक्कत नहीं है। 3 इंटू में -3 + 2 सही है। फिर -1 इंटू में -3 + 4 ये भी सही है। फिर 2 इंटू में -6 और +12 ये भी सही है। यहाँ से आ गया -3, यहाँ से आ गया -1, यहाँ से आ गया 12, 12 -4 8 आ गया। यहाँ देखो, यहाँ सेकेंड कॉलम में रख दिया मैंने 3 -3 4। पहला कॉलम टच नहीं किया, सेकंड कॉलम टच, थर्ड कॉलम टच नहीं किया। 3 इंटू में -3 + 4 ठीक है। फिर -3 इंटू में 2 + 1 सही है। फिर 2 इंटू में 8, हाँ ये गड़बड़ हुआ है यहाँ पे। 2 इंटू में ये गया 8 + 3 आएगा, यहाँ 4 + 3 लिख दिया मैंने। दिस इज 8 + 3, 8 + 3 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका लास्ट में 22, नहीं 22 में से 22 3 25 में से 9 गया तो 16, 16। तो आई थिंक अब सही हो जाना चाहिए। तो यहाँ से फाइनल वैल्यूज़ वही ना, एक भी इतनी सारी एडिशन मल्टीप्लिकेशन है ना इसमें, अगर आपने एक भी गलती से एक भी चीज़ मिस कर दी, बस ख़त्म कहानी वहीं पे, है ना। व्हाट इज x1? x1 इज डेल्टा 1/डेल्टा। x1 इज डेल्टा 1/डेल्टा। डेल्टा 1 कितना है अपना? 8/8 मतलब 1। व्हाट इज x2? डेल्टा 2/डेल्टा। डेल्टा 2 कितना है अपना? 16/8 मतलब 2। एंड व्हाट इज डेल्टा, व्हाट इज x3? यहाँ एक्स वाई जेड लिख रहे हैं, तो तुम भी एक्स वाई जेड लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है, XYZ। डेल्टा 3/डेल्टा। डेल्टा 3 कितना आया है? -8, ऑन में 8 तो -1। अब एक बार रख के देख लो सही है कि नहीं। 3 + 2 5 -2 इज 3, पहला वाला सही है। 2 -6 इज -4 और +1 इज -3 सही है। और 1 + 4 इज 5 -1 इज 4 सही है, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व यूजिंग क्रैमर्स रूल। कैलकुलेशन थोड़ी सावधानी से करना और अपना काम बन जाएगा। सो आई एम गोइंग टू गिव यू दिस एज अ होमवर्क, ठीक है ना, ये सॉल्व करना। उसके बाद लास्ट में, हालांकि ये इतना यूज़फुल नहीं है तरीका चेक करने का कि यूनिक सोल्यूशन है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन है, बट ये भी आप
देख सकते हो एनालिसिस ऑफ सॉल्यूशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो देखो क्रैमर रूल है आपका, को दिया है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है ना। क्या क्या होना चाहिए, सपोज यू हैव दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, लेट मी से यू हैव समथिंग लाइक दिस, ए एक्स इक्वल टू 0, सॉरी ए एक्स इक्वल टू बी, ए एक्स इक्वल टू बी। नाउ इसमें एक मैट्रिक्स है ए, उसके बारे में दो संभावनाएं हैं, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, है ना, अबाउट द मैट्रिक्स ए, द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए। एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, ये पता है आपको यहाँ पे, क्योंकि हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं यहाँ, जितने इक्वेशन उतने वेरिएबल। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज अबाउट ए, वन इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड द अदर वन इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, देन यू हैव यूनिक सोल्यूशन एंड यू नो वो सोल्यूशन क्या आते हैं, ठीक है ना। व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 यू विल हैव यूनिक सोल्यूशन, है ना, मतलब बड़ा सा बना देते हैं बॉक्स। यूनिक सोल्यूशन कौन से हैं, याद ही होगा, नेमली ये एक्स आइज इक्वल टू डेल्टा आइज अपॉन में डेल्टा, है ना, दिस इज डेल्टा ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब डेल्टा, ठीक है, फॉर एवरी आई रनिंग फ्रॉम 1 to up to n। दूसरा केस है अगर डिटर्मिनेंट ए का 0 हो जाए, तो यहाँ पे भी दो संभावनाएं हैं कि डिटर्मिनेंट ए का 0 हो जाए और सारे डेल्टा भी 0 हो जाए, या फिर एक कम से कम डेल्टा हो जो नॉन जीरो हो। तो यहाँ पे वी हैव टू पॉसिबिलिटीज़। क्या पॉसिबिलिटीज़, एक तो सारे डेल्टा आई 0 हो जाए, दूसरा सम डेल्टा इज नॉन जीरो। तो डेल्टा आई इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई, और यहाँ क्या है, डेल्टा आई नॉट इक्वल टू 0 फॉर सम आई, किसी आई के लिए डेल्टा आई नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा हो गया तो क्या आएगा अपने पास, वो देखना, इस केस में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और अगर ये वाला केस है तो नो सॉल्यूशन। हाँ याद रखना यहाँ ए जो है वो n क्रॉस n मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्रैमर्स रूल से भी एनालिसिस ऑफ सॉल्यूशन कर सकते हैं, कब यूनिक आएगा, कब नो आएगा, और कब इन्फिनिटली में नहीं आएंगे, वो बात यहाँ पे भी कर दी, ठीक है। तो बस आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।